कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग आकाश संस्थान के इस दिव्य प्रांगण में थोड़ी देर एक ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। तो बच्चों, आप जितने लोग मुझको सुन रहे हैं, मेरे पास अब आपसे बातचीत करने के लिए 40 मिनट है, तो मैं 40 मिनट बोलूँगा, आप बेफिक्र रहें और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं जब आपसे बातचीत करूँगा तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो शायद आज आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरी जितनी भी बातचीत होगी वो इस कैंपस के बाहर निकलने के बाद जब एक असली ज़िंदगी शुरू होती है, जब एक असली स्ट्रगल शुरू होता है, तब काम आएंगी। आज तो आपके सिर पर माता पिता का साया है, आप बहुत अच्छे प्रतिष्ठित ख्यात और सफल संस्थान के विद्यार्थी हैं। आज तो एक ही दबाव है, पढ़ना है और कुछ बनना है। लेकिन जब 4, 5, 6 साल बाद आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, तब आपको मेरी कुछ बातें काम आएंगी और याद आएंगी। उस हिसाब से मुझको सुन लीजिएगा। आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं, आपका एक नाम होगा। कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई भाई है, कोई बहन है। लेकिन दरअसल ये तो आपकी पहचान है केवल। आप हैं क्या? आप अपने माँ बाप का एक सपना है, आप इस संस्थान का सपना है, आप खुद का देखा गया सपना है। ये तो कुदरत ने किसी को लड़का किसी को लड़की बनाया होगा, लेकिन आप माँ बाप का सपना है और उस सपने को पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस जीवन को, इस समय, इस वक्त को जब आप विद्यार्थी हैं, बहुत गंभीरता से लेना। तो आइए मेरे साथ चलें। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक राजा बहुत बड़ा तीरंदाज था। उसका तीर हमेशा निशाने पे लगता और वो अपने मंत्रियों से कहता था कि मुझसे भी बड़ा कोई निशानेबाज इस दुनिया में हो तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। तो एक बार उसके मंत्रियों ने कहा कि हुजूर, आपसे भी बड़ा निशानेबाज देखा गया है पास के गांव में। तो राजा ने कहा हमें ले चलो, और ले गए। और राजा ने जब उस गांव में जाकर देखा तो उस गांव के हर मकान की बाहर की दीवार पर गोला बना हुआ और ठीक गोले के बीचों बीच तीर लगा। जितने गोले उतने तीर।
और कमाल ये था कि हर तीर बीचों बीच लगा था, बाल बराबर भी जरा सा इधर उधर नहीं। तो राजा ने कहा ये तो कमाल हो गया, ऐसी तीरंदाजी तो मैं भी नहीं कर सकता। अगर मैं भी तीर लगाता तो किसी न किसी गोले में बीच में से थोड़ा सा तीर इधर उधर हो जाता है, ये तो बिल्कुल सेंटर में। कमाल का तीरंदाज है, हम उससे मिलना चाहते हैं। जब राजा ने कहा कि हम उससे मिलना चाहते हैं तो गांव वालों ने, राजा के मंत्रियों ने कहा कि आप राजा हैं और वो एक बेवकूफ़ आदमी है, आप उससे मिलके क्या करेंगे। राजा भी जिद पे आ गया कि मिलूंगा, ऐसी तीरंदाजी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा देखो हम फिर आपसे कह रहे हैं राजा जी, आप राजा हैं, वो मूर्ख आदमी है, उससे मिलके क्या करेंगे। तो राजा ने कहा नहीं, है तो बड़ा तीरंदाज, ऐसी तीरंदाजी मैं नहीं कर सकता कि हर गोले के ठीक बीचों बीच तीर लगे। तब गांव वालों ने बताया कि हुजूर, आपको लगता है कि उसने हर गोले के बीचों बीच तीर लगाया, पर वो जो पागल आदमी है वो करता क्या है, पहले तीर ठोकता है और फिर गोला बनाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैब्रिकेशन ऑफ लाइफ, जुगाड़ तुगाड़ की जिंदगी। ये इस उम्र में बिल्कुल मत करना। इसको कहते हैं शॉर्टकट। जिंदगी में विद्या सिर्फ परिश्रम से आती है, समर्पण से आती है। वो सफलताएं खंडित और अधूरी हैं जिनके लिए लोग इस तरह का फैब्रिकेशन करते हैं। अब इस कहानी को दिमाग में रखना, जिंदगी में मेहनत इस शरीर से 4 गुनी की जा सकती है, पर जुगाड़ तुगाड़ कभी मत करना। आइए, हम जब पढ़ा करते थे तो पढ़ाई ऐसी नहीं होती थी जैसी आप पढ़ रहे हैं, सीधी सीधी पढ़ाई थी भैया। आजकल तो फार्मूला बेस्ड एजुकेशन है। तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, 1 2 का 5, और फिर याद दिला रहा हूं, ताली बजाना रुक रुक के बजाना, जल्दी क्या है, यही करने बैठे हैं 40 मिनट। पहले बात तो सुन लो भाई। देखो, आप जैसे श्रोता है ना, मेरी जिंदगी में रोज आते हैं अलग अलग। मैं महीने में 30 दिन बोलता हूं, कभी कथा करता हूं, कभी मोटिवेशनल सेमिनार करता हूं, कुछ ना कुछ चला ही करता है हमारा। तो हमको अपने श्रोताओं का बड़ा अनुभव है। 2 तरह के श्रोता आते हैं हमारी जिंदगी में, एक आए हुए और दूसरे लाए गए। इसमें लाए गए भी फंसे होंगे कई। हाँ, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ताली लाए गए वाले हैं कि आए गए वाले बजा रहे हैं। अच्छा, जो आए गए हैं उनको तो ठीक है कि चलो आए कुछ सूख ले, पर जो लाए गए हैं, जिनको फंसा हुआ कहते हैं, उनके पूरे टाइम यही चल रहा होगा कि पंडित हमारा करेगा क्या। एक तो ये हमारा वेशभूषा देख के आधे तो यूं ही मर जाते हैं कि आज नोचेगा पंडित अपने को, आज ज्ञान की बात ठोकेगा। पहले ही माँ बाप से परेशान, अब ये टपक गए। मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मैं फिर याद दिला रहा हूं, आज आपको काम आए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मुझे आती भी नहीं है। 5 साल बाद जो जिंदगी आपके सामने खड़ी होगी, आपको उस दिन मेरा ये फार्मूला याद आएगा, 1 2 का 5। अब सुनिए 1 2 का 5 क्या है। बहुत सारे फार्मूले याद हैं, आपको सॉल्व करते हैं, याद करते हैं, रटते हैं। हमारा भी फार्मूला याद रखिएगा। आएगा तो सही 5 साल बाद, सबका समय आएगा। हमारा भी कभी आपके जैसा वक्त था और आपका भी कभी हमारे जैसा समय आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो 1 2 का 5 फार्मूला सुनिए। 1 गुरु, 2 माता पिता, 3 शरीर मन और आत्मा, 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और 5 पंच तत्व, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। ये शब्द हैं। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा सा रिपीट कर लें। 1 वेरी गुड, 2
बहुत अच्छे। 3 शरीर मन आत्मा। 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष। 5 पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। कुल मिला के 15। अब चलिए मेरे साथ थोड़ा सा समझते हैं, और बिल्कुल आपके काम की बात करूंगा, जरा भी इधर उधर मत रहिएगा। मुझे आपकी बड़ी फिक्र है, इसलिए कि मैंने बहुत दुनिया देखी है मित्रों, और आपकी उम्र के और आप जैसे बच्चे इस धरती पर भारत के पहले नहीं आए। मैंने कहा ना, आप सपना है हमारा, आप अपने माता पिता का, खुद का सपना है, आप इस देश का सपना है। हम बड़ी उम्मीद से बात करते हैं। 1 गुरु। मित्रों, ये जो आपकी फैकल्टीज़ हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, इनमें कहीं ना कहीं गुरु जरूर देखना। इस दुनिया में गुरु नाम का शब्द सिर्फ हमारे देश के पास है। आप पूरी दुनिया ना पाइए, गुरु नहीं मिलता। टीचर मिलता है, फैकल्टी मिलती है, कोच मिलता है, गुरु नहीं मिलता। अब आपके मन में एक सवाल है, गुरु आखिर करता क्या है? मैं आपको एक जापान की कहानी सुना रहा हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, इसमें पेंच बहुत हैं। जरा सा इधर उधर कहानी से बाहर हो जाओगे, मैसेज नहीं ले पाओगे। जापान में एक खेल होता है जूडो। जूडो के खेल में 22 नियम ऑफेंस के यानी आक्रमण के होते हैं, और 22 नियम डिफेंस के यानी सुरक्षा के होते हैं। जापान के एक गांव में एक लड़का अपने पिता से हमेशा कहता था, मुझे जूडो का चैंपियन बनना है, मुझे जूडो का चैंपियन बनना है। और दिक्कत यह थी कि उस लड़के को लेफ्ट हैंड नहीं था। अब उसको एक हाथ था नहीं, वो जूडो का चैंपियन बनना चाहता। जूडो हाथ का ही खेल है। उस लड़के का पिता उस बच्चे को लेकर जूडो के उस्ताद के पास गया, जिसको सेंसुई कहते हैं। और जितने उस्तादों के पास, जितने सेंसुई के पास वो बाप बेटे जाते, वो कहते तुम मूर्ख हो, ये बच्चा तो नादान है, तुम तो इसके बाप समझदार हो। जूडो हाथ का खेल है, इसको एक हाथ है नहीं, बायां हाथ लेफ्ट हैंड, कैसे खेलेगा, चलो जाओ। और वो बच्चा निराश हो गया। और याद रखना, जिस दिन संतान निराश होती है, उससे ज़्यादा उसके माँ बाप निराश होते हैं। दुनिया में किसी भी माता पिता के लिए वो बड़ा भारी दिन होता है जब वो अपने बच्चे की कोई वाजिब मांग पूरी न कर पाए। वो गांव का आदमी बड़ा परेशान हो गया कि मेरा बच्चा एक हाथ नहीं होने के कारण जूडो का चैंपियन नहीं बन पा रहा। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से वो एक ऐसे बूढ़े सेंसोई के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जूडो का चैंपियन बनना चाहता है। तो उस बूढ़े सेंसुई उस्ताद ने कहा कि ठीक है, मैं बना दूंगा इसको, लेकिन एक शर्त है, वो मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा मान लेंगे। तो उसने कहा बस शर्त यह है कि मैं जब इसको सिखाऊं, इसकी तालीम जब शुरू हो, तो मुझसे कोई भी सवाल पूछना मना है। बाप बेटे ने हाँ कर दी। कोचिंग शुरू हो गई। जूडो के खेल में 22 नियम ऑफेंस के, 22 डिफेंस के। लेकिन उस उस्ताद ने उस लड़के को पहले दिन ऑफेंस का एक ही नियम सिखाया, सुबह से शाम तक। बाकी 21 नहीं सिखाए। डिफेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 44 में से एक ही नियम, वो भी ऑफेंस का, सुबह से शाम तक बस वही करो, सवाल पूछना मना है। 1 दिन, 2 दिन, महीना, 6 महीने, साल भर वो बूढ़ा उस्ताद उस लड़के को ऑफेंस का एक ही नियम सिखाता। सबको आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है। बाकी सब 44 सीखते, ये एक सीखता, एक में भी ऑफेंस का ही। लेकिन सवाल पूछना मना था। 1 साल बाद गांव की चैंपियनशिप हुई, लड़के को उतारा, लोगों को आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य तो तब हुआ जब वो गांव की चैंपियनशिप जीत गया। वो गांव का चैंपियन हो गया। इनको भी आश्चर्य हुआ, लेकिन सवाल पूछना मना था। कोचिंग फिर शुरू हुई और वही ट्रेनिंग चली, एक ही नियम बस,
सुबह से शाम तक वो बच्चा सीखता। स्टेट चैंपियनशिप हुई, उसमें जीत गया, स्टेट चैंपियन हो गया। फिर ट्रेनिंग चालू, फिर वही सिलसिला। लेकिन जब नेशनल चैंपियनशिप का बारी आई तो लोगों ने कहा उस्ताद ये बच्चा, इसका लेफ्ट हैंड नहीं है, ये मारा जाएगा, सामने नेशनल चैंपियन है। सवाल पूछना मना था। उसने कहा उतार दो इसको। पहला राउंड शुरू हुआ और पहले ही राउंड में वो बच्चा हार गया, दूसरे में हार गया, तीसरे में, चौथे में, फाइनल राउंड तक तो हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा ये मर जाएगा। उस्ताद कुछ बोलता नहीं, सवाल पूछना मना। फाइनल राउंड हुआ और सब चौंक गए। वो बच्चा जीत गया, वो नेशनल चैंपियन हो गया। उसको जब ट्रॉफी मिली, आंख में आंसू थे उसके बाप के और उस बच्चे के। दोनों कार में बैठे, साथ में उस्ताद बैठा, और जब कार चली तो बाप बेटे ने एक ही सवाल उस्ताद से पूछा, आज तो सवाल पूछने दीजिए, आज तो जवाब दीजिए, आखिर ये जीत कैसे गया? इसको एक हाथ नहीं है, इसको लेफ्ट हैंड नहीं है, जीत कैसे गया? आपने इतने समय से सवाल पूछने को मना किया, आज तो जवाब दीजिए। और जो जवाब उस बूढ़े संसोई उस्ताद ने दिया, बच्चों को ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। उस बूढ़े संसोई ने कहा, तुम पूछ रहे हो कि ये कैसे जीत गया, इसका लेफ्ट हैंड नहीं है। जूडो में 22 नियम ऑफेंस के और 22 डिफेंस के होते हैं। मैंने इसको ऑफेंस का एक ही नियम सिखाया, और जूडो की दुनिया भर की किताबों में जो नियम मैंने इसको सिखाया ऑफेंस का, आक्रमण का, उसका एक ही डिफेंस होता है, और वो होता है सामने वाले के बाएं हाथ पे प्रहार करना। बस ये जब भी सामने वाले पे प्रहार करता, वो इसके लेफ्ट हैंड पे प्रहार करता, और इसका लेफ्ट हैंड था ही नहीं, वो गड़बड़ा जाता और नेक्स्ट स्टेप पे ये जीत जाता। ये कमाल हो गया। इस कहानी को दिमाग में इसलिए बैठाइए कि गुरु क्या करता है, अपने शिष्य की कमजोरी को उसकी खूबी में बदल देता है। अभी यहाँ एक सर कह रहे थे ना कि बैठ के नींद आ जाती, खड़े हो गए तो पता नहीं क्या करेंगे, उड़ गए तो धूल उड़ा देंगे, आसमान, ये सब क्या है? ये वही है, ये वही है। कमजोरी किसके भीतर नहीं होती, पर गुरु आप ही की कमजोरी को आपकी खूबी बना देता है। इसको आजकल एग्जामिनेशन की टेक्निक कहते हैं। आजकल परीक्षाएं टेक्निक से पास होती है, मेहनत से पास होती है, उसका एक ढंग है, वो ढंग गुरु के पास है। तो इस कहानी को दिमाग में रखिए। तो हमारे फार्मूले का 1 2 के 5 फार्मूले का जो पहला था गुरु, जीवन में किसी न किसी को गुरु जरूर बनाना। आप लोग शायद मुझे न जानते हो, पर अपने पेरेंट्स को मेरा नाम बताना कि आज वो आए थे, तो उसमें से कुछ मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मेरा जीवन जो है ना वो हनुमान जी पे टिका है। मेरी सांस सांस पे हनुमान जी बसते। मैं हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं सारी दुनिया में हनुमान जी के लिए बोलने के लिए जाना जाता हूँ, और मेरा जीवन है हनुमान जी। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई गुरु ना आए, आपकी पसंद का गुरु ना आए, आजकल गुरु भी लोग पसंद से लाते हैं। हाँ, पहले तो माँ बाप ने कहा ये अच्छा गुरु है तो रख लो, आजकल तो गुरु बाजार में जैसे ढूंढ के लाते हैं ना, वारंटी गारंटी से। सोमवार को गुरु बनाते हैं, मंगलवार को गुरु जी की परीक्षा शुरू हो जाती है, बुधवार को गुरु जी रवाना कर दिए जाते हैं, गुरुवार से नए गुरु की तलाश शुरू हो जाती है। जिंदगी में गुरु नहीं मिलता भाई। तो हम लोगों से कहते हैं कि आपको, आपके कारण आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान गुरु बन के ना आ पाए, तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। एक हनुमान चालीसा नाम का साहित्य है, आप में से यदि किसी को याद है तो उसमें 37वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। हनुमान जी को गुरु बनाओ, आपको महसूस होगा कोई है जो आपके पास है, कोई कॉस्मिक पावर है जो आपको हेल्प करेगी। एक लिमिट के बाद अच्छे से अच्छे समर्थ आदमी को भी सुप्रीम पावर की हेल्प लगती है। दुनिया में सब हम नहीं कर सकते, सारे परिश्रम मेहनत के बाद कहीं आके उसकी दुनिया चालू होती है। उसका कोई भी नाम हो सकता है।
हमारा नाम हनुमान जी, आपको जो ठीक लगे। 2, माता पिता। एक बात याद रखना, आप जिन जिन बातों पे गर्व करते हो, एक बात पर गर्व जरूर करिएगा कि हम इन माता पिता की संतान हैं। हमेशा गर्व करना कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं, ये मेरे माता पिता हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, क्या ओहदा है, क्या प्रतिष्ठा है, लोग उनको कैसे जोलते हैं, जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस एक आदमी और औरत ने आपको क्या दिया है। फर्क इसका पड़ता है कि आपको जन्म दिया है। दुनिया में सबसे अधिक गौरव अगर करना तो अपने माता पिता के बच्चे होने का करना, क्योंकि याद रखना, आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में माता पिता खलनायक लगते हैं, ये भी तय है, ये भी तय। 24 घंटे टुचुर टुचुर, सो जाओ तो उठा दें, उठ जाओ तो सुला दें, जाओ तो कहाँ गए पूछ पूछ के प्राण निकाल दें। कई बच्चे तो कहते हैं हमारे माँ बाप की जुबान में कोई चिप फंसी हुई, हमें देखते ही शुरू हो जाते हैं, देखते ही शुरू। बुरा मत मानना, आजकल एक्सचेंज ऑफर की दुकानें में लिखा रहता ना, एक्सचेंज ऑफर, पुरानी कार लाओ, पुराना मोबाइल लाओ। यदि भगवान कोई एक्सचेंज ऑफर का लगा दे बोर्ड कि माँ बाप बदल सकते हो, तो कई लाइन में लग जाएंगे, बदल लो बदल लो। ये उम्र ऐसी है। लेकिन ये भी याद रखना, माँ बाप क्या होते हैं ये माँ बाप बने बिना पता भी नहीं लगता। जिस दिन आप माँ बाप बनेंगे उस दिन आपको पता लगेगा माता पिता क्या होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जवानी की कई रातें आज आपको जवान बनाने में लगाई होंगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, आप न लड़का है न लड़की, न विद्यार्थी हैं, आप सिर्फ सपना है अपने माँ बाप का। उन्होंने बहुत दिया होगा, अपनी हैसियत के बाहर दिया होगा। तो दुनिया में एक दिन आपको बड़ा व्यक्ति बनना भी है, कामयाब भी होना है। जब आप बहुत बड़े इंसान बन जाएं तो ध्यान देना, 3 बातों को कभी मत भूलना। एक, जिस संस्थान में आप पढ़े हो उसको, दूसरा अपने माता पिता को, और तीसरा अपने देश को, अपने राष्ट्र पे गर्व करना कि हम भारतीय हैं, हम इन माता पिता की संतान हैं और हमने शिक्षा इस संस्थान में ग्रहण की। ये 3 बातें कभी मत भूल जाना। इसलिए मित्रों, और अब 1-2 के 5 फॉर्मूले में हमने पहले में गुरु सुना, दूसरे में माता पिता सुने, तीसरे में शरीर, मन और आत्मा। अब ये थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, पर चिंता न करिए, ये जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव में आप लोग हैं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये उन लोगों के बड़े काम की है जो प्रेशर में हैं। देखना जरा, एक सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको। पहले आता है प्रेशर, दबाव, पढ़ाई लिखाई का होगा आपके ऊपर। दबाव की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वो बन जाता है तनाव, प्रेशर टेंशन में बदल जाता है। और टेंशन यदि लंबे समय टिक गया तो एक और बीमारी घेरती है, जिसको हिंदी में अवसाद, बातचीत में उदासी और अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। आजकल तो बड़ी फैशनेबल बीमारी है, हाँ, जिसको देखो उसी में घुस गई है। अच्छा, कुछ लोग तो ग्रुप में बात करते हैं इस बीमारी की कि 2-3 दिन पहले ही डिप्रेशन में था। हमारी माताएं बहनों को तो इतना शौक है इसकी बात करने का, बोले अभी 3-4 दिन पहले डिप्रेशन में गई थी, कल ही निकल के आई हूं। खुद ही चले जाते हैं, खुद ही निकल आते हैं। अच्छा, भगवान न करे किसी को लगे, पर लग जाती। और अच्छा, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो उससे पूछना, भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मालूम नहीं, ऐसा मरे मरे बताएंगे। नहीं, कोई दिक्कत हो, अरे भाई एक हो तो बताएं।
अच्छा क्या चाहते हो? बस जीने की इच्छा नहीं है तो मर जाओ। मरेंगे भी, मरेंगे। सामने वाले के प्राण ले लेंगे। माँ बाप अलग परेशान, जब फोन लगाओ उल्टी सीधी बात। पूछो उनसे क्या, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे कमाल कर दिया, इसका तो इलाज ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि यदि दबाव को नहीं संभाला तो तनाव बनेगा, तनाव को नहीं संभाला तो डिप्रेशन बनेगा, और डिप्रेशन को नहीं संभाला तो आदमी इस जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करता है। उसको आत्महत्या कहते हैं, अपराध है। अरे इंसान का जिस्म मिला है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इलाज नहीं हो सकता? किस बात का दबाव, तनाव? अब मैं आपको उसका साइंस बता रहा हूं। आप तो विज्ञान के विद्यार्थी, मैं आपको स्पिरिचुअल साइंस के रास्ते से आपको तनाव मुक्त करना चाहता हूं, दबाव मुक्त करना चाहता हूं। मैं आपको कोई भगवान मिलाने नहीं आया, न कथा सुनाने आया हूं। मैं आपकी उस बीमारी का इलाज बताऊंगा, करना आपको है। ये बीमारी ऐसी, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं कर सकता, ये भी पक्का समझ लो। सिकेट्रिस्ट के पास जाओगे, वो दवा दे देगा, हार्मोनल बैलेंस ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बीमारी ऐसी कि इसका इलाज आप ही को ढूंढना है। तो मैं बता रहा हूं, पहले तो ये क्लियर कर लो कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं। शरीर यानी फिजिकल बॉडी, मन यानी माइंड, आत्मा यानी सोल। हम 3 बातों से बने, पक्का समझना आप। फिजिकल बॉडी हमारी पहचान है, जो दिखती है, लड़का है, लड़की है, बेटा है, बेटी, भाई बहन, ये नाम है आपका, ये पहचान है, ये नंबर है, फिजिकल बॉडी है आपकी। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, ये तो फिजिकल बॉडी है। लेकिन इससे आगे एक माइंड है, मन कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। और ये जितनी झंझटें हैं दबाव की, तनाव की, ये ब्रेन से नहीं है, ये माइंड से। ब्रेन और माइंड में फर्क है। कई लोग कहते हैं ना मन नहीं लग रहा पढ़ने में, ना ना, वो मन अलग है, ब्रेन अलग है। ब्रेन में कभी दबाव नहीं आता, ब्रेन कभी नेगेटिविटी नहीं फेंकता। ये नेगेटिविटी, ये प्रेशर, ये टेंशन, ये सब मन का काम है, माइंड। तो पहले तो इस सवाल का जवाब ढूंढ लो कि माइंड क्या होता है। अब देखना माइंड क्या होता है, पूछना। तो माइंड ऑर्गन नहीं है, यानी शरीर में जो अंग हैं, तो मन को अंग नहीं कह सकते। हमारे शरीर में एक अंग है हार्ट, ब्रेन, ये अंग है, इसको ऑर्गन कहते हैं अंग्रेजी में। आपको आपके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर से कहना कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, वो कुछ इलाज कर देगा। आप कहेंगे मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम, दवा दे देगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप किसी डॉक्टर से कहना कि मेरे मन में प्रॉब्लम है, मेरा मन बड़ा दुखी है, तो वो डॉक्टर कहेगा वो तो मेरा भी दुखी है, तेरा क्या इलाज करूँगा? हाँ, किसी के पास जाए। आप अपने मैथमेटिक्स, अपनी जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई का मसला है, आप किसी सर के पास जाना, कहना सर ये प्रॉब्लम है, ज़रा सॉल्व कर दो, वो कर देंगे। पर आप कहना सर मेरी मन की प्रॉब्लम है, वो कहेंगे जा जा तू, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। न कोई सर कर सकता है, न माँ बाप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। आपके मन की समस्या का निदान सिर्फ आपके पास है, आपने ढूंढा नहीं है। तो चलो आज ढूंढ लेते हैं। तो थोड़ा सा समझ लें कि मन होता क्या है। एक तो सबसे बढ़िया बात है कि इस मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पक्की बात। खोपड़ी बिल्कुल सही है, दिमाग सही है, दिमाग कभी गलत नहीं करता, पर मन को अच्छे काम, अच्छे, दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब ये मन कर चुका। आप बुरा मत मानना, इस कैंपस में जितने लोग बैठे हैं मुझे मिला के, इस मन से हम सब अपनी ज़िंदगी में वो तमाम गंदे गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को पता नहीं लगने देते। आपके पास में जो बैठा है या बैठी, इसके मन में क्या चल रहा है ज़िंदगी भर नहीं जान सकते, ज़िंदगी। और कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना। आजकल ऐसी मशीनें बन गई हैं जिससे प्रिंट आउट बाहर निकल आता है। बस 1 आध साल में एक मशीन आ रही है, वो यदि आपके कलेजे पे लगा दी जाए तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने जो भी सोचा, किसी के बारे में भी जो भी किया, उसका प्रिंट आउट निकल आएगा। वो मशीन अगर मेरी जेब में हो और अभी मैं आप सबके लगा दूं और अगर प्रिंट आउट निकल आए तो तुम सब एक दूसरे का 13वां इसी हॉल में कर दो, घर भी नहीं जाओ। नहीं,
ऐसा है ये मन। तो क्या करेंगे आप? जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे आप शांत नहीं हो पाएंगे। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसकी डाइट देना बंद कर दें। अच्छा, मन की डाइट क्या है? थॉट और मेमोरीज। ये थॉट और मेमोरीज खाता है। तो जैसे ही आप, कैसे खाता है? ब्रीदिंग से, सांस से ही खाता है, देख के नहीं खाता, छू के नहीं खाता। तो यदि आप थॉटलेस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस रोज 5-10 मिनट करें, अंग्रेजी में ये शब्द अपने कलेजे पे लिख के रख लें, एक विद्यार्थी थॉटलेस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जितनी अधिक करेगा वो उतनी जल्दी शांत हो जाएगा। वो कभी परेशान नहीं होगा, वो कभी निराश नहीं होगा। आपको उदासी घेरे, दबाव बनाए, आंख बंद करके थॉटलेस ब्रीदिंग लेना। अब थॉटलेस ब्रीदिंग कैसे लें? क्योंकि जैसे ही आंख बंद करते हैं तो थॉटलेस ब्रीदिंग को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, हिंदी में ध्यान। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा ध्यान, और 2 साल में तो सब PhD हो गए। अभी जिसको देखो वो योग कर रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई फल खा रहा है, कोई धूप में उतर गया। कितना प्रयोग किया अभी कोरोना ने। आपने भी मेडिटेशन किया होगा। अच्छा, मेडिटेशन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि कमर सीधी करो, तो सब लोग कर लेते हैं। फिर कहते हैं आंख बंद करो, तो लोग आंख बंद कर लेते हैं। और जैसे ही आप कमर सीधी करते हैं, आंख बंद करते हैं, 2 ही काम होते हैं, या तो नींद आ जाती है, और नहीं तो खोपड़ी में उस दिन वो सारे लोग घुस जाते हैं जो कभी नहीं घुसे। तो आदमी को लगता है जब आंख बंद करके इतना उपद्रव है तो खोल ही लो, और सब आंख खोल लेते, मेडिटेशन नहीं होता। तो होगा भी नहीं, क्योंकि मेडिटेशन करने का सब्जेक्ट है भी नहीं। वो हो जाता है। कब हो जाता है? देखो, आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। मोहब्बत की नहीं जाती। आप तो बहुत समझदार हो। अरे आगे की लाइन तो बोली नहीं भाई। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ऐसे ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता। कब होगा ध्यान? जब आप थॉटलेस ब्रीदिंग लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? ध्यान करने बैठेंगे, हम तो ध्यान करेंगे, हम तो मेडिटेशन करेंगे। करने पे हो ही नहीं सकता। आप थॉटलेस ब्रीदिंग लीजिए, उसका रिजल्ट मेडिटेशन है। अब आप थॉटलेस ब्रीदिंग लेने जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि वो थॉट से लड़ाई चालू हो जाएगी। तो कोई एक मंत्र अपनी ब्रीदिंग में कनेक्ट कर दो, तो थॉट रुक जाएंगे। रिप्लेस कर दो उसको। आप तो साइंस के लोग हैं, हम करते हैं ना रिप्लेस, फिगर रिप्लेस करते हैं, ऐसे रिप्लेस कर दीजिए आप। तो थॉट रिप्लेस किया तो मंत्र डाल दीजिए। वो मंत्र कोई भी हो सकता है। वो मंत्र हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, नमोकार, आपका जो मजहब हो, आपको जो मंत्र अच्छा लगता हो आप उसको कनेक्ट। और कुछ नहीं तो ओम लगा दीजिए। लेकिन थॉटलेस ब्रीदिंग करिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व। आपको कितना ही लोड होगा, प्रेशर होगा, आप बाहर निकल आएंगे। तो ये मन नाम की बीमारी का चक्कर है। और इस मन को मैंने कहा, जैसे भी अभी मैं आपसे मोटिवेशनल सेमिनार में बातचीत कर रहा हूँ, ये अच्छा काम है। तभी आपके आकाश नाम की संस्था ने हमको बुलाया, अच्छा काम है। लेकिन मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। तो मन क्या है? आता ही नहीं इस कैंपस में। अच्छा, आप पकड़ पकड़ के ला भी रहे होंगे, ऐसा भागता है इस शरीर से, 4 कदम चलो 40 लाख कदम भाग जाता है मन। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे ऐसे राजा बेटे की तरह बैठे हैं कुछ लोग तो। अच्छा, कुछ तो हमें देख के ऐसे गर्दन हिला रहे हैं जैसे आज ही मोक्ष उठ जाएगा इनका। लेकिन मन कहाँ है आपका इस समय? अरे जनाब, भागे भागे जा रहा होगा, आप पकड़ पकड़ के ला रहे होंगे, वो फिर भाग रहा होगा, क्योंकि वो जान रहा है मेरी धुलाई हो रही है। वो जान रहा है मेरा मालिक बन जाएगा अब मेरा आदमी, अगर ये सुन लेगा तो, इसको ढंग आ गया तो मुझे कंट्रोल में कर लेगा। अभी तो मस्त हो रहा है क्योंकि किसी को ढंग ही नहीं आता। आप उसको पकड़ के ला रहे हैं, वो भाग रहा है। अच्छा, आप पकड़ के ले भी आए मन को, आजा आजा, ये पंडित ठीक ठाक बोल रहा है, सुन ले, कुछ काम की बात लग रही है, तो पंडित की बात नहीं सुनेगा। हाँ, दूसरों में इतना इंटरेस्ट है इसको, इधर उधर देखेगा आने के बाद, अच्छा ये भी आई है, ये भी आए हैं। दूसरे में इंटरेस्ट है, खुद को जानने की कोशिश नहीं करता। फिर भी आप डराओगे कि बैठ 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 जा बैठ जा, पंडित की सुन ले, तो पंडित की नहीं सुनेगा, पंडित में ही घुस जाएगा। कहां से आए होंगे, क्या करते होंगे। फिर भी आप समझाओगे कि कुछ भी हो, कहीं से भी आए हो, अपने को क्या लेना देना, बोल रहा है सुन लो, कुछ काम की बात दिख रही है, तो भी नहीं सुनेगा।
पंडित को डाउट में लेके आपका मन कहेगा ये पंडित इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने को ठोके जा रहा है, खुद भी पालता है, हमें ही निपटा रहा है। ये मन ऐसा है। ये माँ बाप से बात करते समय माँ बाप पे संदेह करता है, ये बच्चों से बात करते समय बच्चों पे संदेह करता है, पति से बात करते समय पति पे, पत्नी से बात करते पर इसका काम ही है डिस्ट्रक्टिव होना, नेगेटिव होना। तो इसकी डाइट देना बंद करना, बस आप सोल पे पहुंच जाएंगे। और आत्मा अनुभूति का विषय है, आत्मा न अंग है न दिखता है, आत्मा एक पॉजिटिविटी है जो हमारे भीतर बहती है। इसीलिए आपसे बार बार कई बार कहा होगा बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। तो नेगेटिविटी तब मिटती है जब मन डिसॉल्व होता है, आपका माइंड डिसअपियर हुआ, आपका माइंड डीएक्टिव हुआ, आपका माइंड डिसॉल्व हुआ, आपके भीतर से पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि मन हटा, आत्मा बाहर निकली और आत्मा पॉजिटिव है। अब आप जैसे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं पंडित जी एक बात बताइए, पॉजिटिविटी मतलब क्या होती है? देखो एक मंत्र की तरह एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है पॉजिटिविटी के लिए मंत्र है बिल्कुल। लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर। पॉजिटिविटी क्या होती है बता रहा हूं मंत्र की तरह, कि लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, हमने उन्हें जोड़कर घर बना लिया। ये पॉजिटिविटी होती है। दुनिया अपना काम करेगी, दुनिया अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है। तो मित्रों 3 बातें याद रखना आपको, शरीर मन और आत्मा। इसको जितना आप ठीक से समझेंगे, आप ऑनलाइन जाके हमारा नाम टाइप करिए तो आपको हमने जितना इस पे काम किया वो ऑनलाइन मिलेगा। मेरे सामने एक हनुमान जी की मूर्ति रखी है, एक हवन का बॉक्स रखा है, आप इसकी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन उदास बिल्कुल नहीं होना है, थकना बिल्कुल नहीं है, निराश नहीं होना है। जिंदगी में टारगेट चेंज हो सकता है, गेम चेंज नहीं होना चाहिए। और गेम यह है कि हम इंसान हैं तो चाहे जैसी मुसीबत आए निकाल के ले जाएंगे। वो कौन सी ऐसी सफलता है जो आप नहीं उठा सकते, बिखरी पड़ी है पर आप थक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं, तो वो सफलता कोई और उठा लेता है। तो निराश नहीं होना है। आइए 1-2 के 5 फॉर्मूले में, मैंने 1 में गुरु, 2 में माता पिता, 3 में शरीर मन आत्मा, और अब 4 की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये थोड़े भारी शब्द हैं लेकिन भारतीय संस्कृति के आधार हैं। मैं जब धर्म की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला मतलब निकालें। इस समय आपका एक ही धर्म है बच्चों, आपका विद्यार्थी होना, बस यही धर्म है। और याद रखना अपने धर्म पर टिके रहना, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस साइंस टेक्नोलॉजी के युग में सारे काम आसान है, सारे काम। आप दुबले हैं तो मोटे हो सकते हैं, ऐसी दवाइयां बन गई प्रोटीन की। आप काले हैं तो गोरे हो सकते हैं, क्रीम चुपड़ लो, ऐसी बन गई। ऐसी कैप्सूल बन गई, एप्स निकल आएंगे आपके। बालों के तो इतने रंग हो गए कि पता ही नहीं लगता है कि कौन है। क्या नहीं हो सकता साइंस और टेक्नोलॉजी में, सब हो सकता है। एक चीज दुनिया की कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगी, बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं ला पाएगी। वो गया तो गया, समझ लेना। इसलिए जब आप विद्यार्थी हैं तो मैं कहता हूं दिन घंटों का हिसाब मत रखना। एक विद्यार्थी को पल पल के लिए जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त चला गया तो आप पिछड़ जाएंगे। समय का सदुपयोग करिएगा, ये धर्म है आपका। अर्थ, बच्चों खूब और खूब और खूब पैसा कमाना। दुनिया के किसी गुरु, किसी शास्त्र, किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि आप गरीब बने रहना। परमात्मा को आपकी गरीबी से नहीं, आपकी फकीरी से लेना देना है। भगवान को आपकी निर्धनता से नहीं, आपके बैराग से लेना देना है। भगवान ने कहा है योग्य बनो और अथाह संपत्ति कमाओ, और कमाना चाहिए। लेकिन 2 बातें याद रखना, भ्रष्टाचार और अपराध के माध्यम से कभी धन मत कमाना।
हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। मैं जब आपकी उम्र के बच्चों से, कई लोगों से मिलता हूँ, तो मैं इतना गर्व सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आज की उम्र के बच्चे हमसे एक बात बोलते हैं, पंडित जी 2 पैसे कम मिले पर हमारी मेहनत के मिले, हमें जुगाड़ तुगाड़ अपराध ये सब नहीं करना, बस आप तो मेहनत करना और आपको मिले। तो धन कमाना, लेकिन योग्यता से, भ्रष्टाचार अपराध से मत कमाना। काम का अर्थ होता है वासना ही नहीं, काम का अर्थ होता है संकल्प, काम का अर्थ होता है आपकी ताकत, काम का अर्थ होता है परिश्रम करने का मादा। ये घोर परिश्रम करने का युग है बच्चों। आलस्य अपराध है। वो वक्त चला गया जब 5-7 घंटे काम करने के बाद लोग आराम करते थे। ये 14-14, 16-16 घंटे काम करने का वक्त है। और जितनी परिश्रम और जितनी मेहनत करोगे जिंदगी का उतना ही मजा आएगा। और मोक्ष का अर्थ होता है शांति। मोक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि मरने के बाद कोई रिसॉर्ट होगा जिसमें भगवान आपको रखेगा। कई यही समझते हैं मोक्ष हो गया। अरे मोक्ष नहीं, अभी जीते जी मोक्ष का मतलब शांत रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। आपका उतरा चेहरा देख के आपके माता पिता को बहुत तकलीफ होगी। ये उस दिन पता लगेगा जिस दिन आप माता पिता बनेंगे। अपने बच्चों को उदास देख के बड़ी तकलीफ होती है। खुश रहो ना भाई, खुश रहो, खुश रखो। तो मोक्ष का मतलब है शांति अर्जित करो। ये बात सही है कि अशांति के कई कारण हैं। ये कंपटीशन का टाइम है। दूसरों को आगे जाता देखकर चापलूसों को, नाकारों को तकलीफ भी होगी। सबको सब नहीं मिलता। मुकम्मल जहां कभी किसी को नहीं मिलता। चाहत तो बहुत होती है, अरमान भी बहुत होंगे, आरजुएं भी बहुत होंगी, लेकिन मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे। देखो 2 दोस्त थे, दोनों को राजे महाराजाओं की तस्वीर खरीदने का शौक था। तो पहला दोस्त एक बार निकला तो फुटपाथ पे उसने देखा कि एक तस्वीर बेचने वाला पेंटर बैठा हुआ था और एक राजा महाराजाओं की तस्वीर थी। उसने पूछा भाई कितने की है, और दुकानदार ने कहा 500 रुपये की। उसकी जेब में 400 रुपये थे, 100 रुपये कम पड़ गए तो नहीं खरीद पाया, चला गया। इत्तेफाक से उसी का जो नहीं खरीद पाया एक दूसरा दोस्त आया, वो भी शौकीन था। उसने कहा राजे महाराजे की तस्वीर कितने की है? दुकानदार ने कहा 500 की। उसके पास 500 थे, दिए तस्वीर, घर ले जाके टांग ली। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जिसने तस्वीर घर ले जाके टांगी थी उसके घर वो दोस्त आया जो तस्वीर नहीं खरीद पाया था, और अपने उस दोस्त के घर आया जिसने तस्वीर खरीद के टांगी थी और देखने लगा उस तस्वीर को। तो जिसका घर था उसने कहा क्या देख रहे हो मित्र? बोले तस्वीर देख रहा हूं। हाँ, अपने दादाजी की। अपना संबंध राजे महाराजाओं के खानदान से है, ये अपने दादा हैं। तो वो जो दोस्त तस्वीर नहीं खरीद पाया उसने कहा बस यही देख रहा हूं, 100 रुपये कम पड़ गए वरना यही मेरे दादाजी होते। बस इतना सा कम पड़ गया वरना हम भी किसी अमीर की औलाद होते। बस इतना सा कम पड़ गया हम भी गाड़ियों में आया करते। बस इतना सा कम पड़ गया तो हमारे मुंह में भी चांदी का चम्मच होता। बस इतना सा कम पड़ गया तो ये सब मेहनत भी नहीं करना पड़ती, सब पका पकाया मिल जाता। ये तकलीफ किसको नहीं होती? तो इसका क्या मतलब टूट जाएंगे? अरे मौका मिला है तो अपने परिश्रम, अपनी योग्यता से कमाइए। और 1 2 के 5 फॉर्मूले में आखिरी 5 बात, पंचतत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये जो 5 तत्व हैं यही हमारे शरीर में है। इनका बैलेंस बिगड़ा और आप बीमार हुए। तो बच्चों ये उम्र जो है, इस उम्र में बीमारियां नहीं लगना चाहिए। मेहनत तो बहुत करना पड़ती है आपको, मैं जानता हूं। ये बहुत कंपटीशन का टाइम है, थक जाते हैं बच्चे आजकल। आप जैसे कई बच्चे मेरे परिवार में हैं, मुझसे मिलते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है इस देश में। जिस घर में जाता हूँ पेरेंट्स बोलते हैं एक बार बेटे बेटी से बात कर लीजिए, अभी बहुत प्रेशर है एग्ज़ाम का है, तकलीफ़ है, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। लेकिन याद रखना ये शरीर कीमत वसूलता है परिश्रम की, इसलिए इसको स्वस्थ रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, आकाश, ये आपके भीतर है। आप इसका बैलेंस बना के चलना। तो कुछ काम किसी हालत में मत करना, किसी भी हालत में। कैंपस में कुसंग मत करना बच्चों।
सेहत पे असर पड़ेगा आपकी और आपके माँ बाप की। मैं 100 माँ बाप निकालता हूं, यदि उनको बीपी और शुगर है तो उसमें से 80 के पीछे बच्चे खड़े हैं। जिन बच्चों को जिंदगी में लोग इसलिए लाए कि मिठास आ जाएगी, उन बच्चों के कारण मीठी बीमारी लग गई माँ बाप को, क्योंकि प्रेशर है, तनाव है, और वो एक दिन आपको हो जाएगा। स्वस्थ रहिएगा। इसलिए पंच तत्व से तालमेल। तो मेरा अनुरोध है, कुछ चीजों को पालन करिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप में से, पर आजकल तो खैर ट्रेंड ही ऐसा हो गया है, लेट नाइट पढ़ते हैं और अर्ली मॉर्निंग कोई उठता नहीं है। अब तो सुबह जल्दी उठने वाली पीढ़ी खत्म हो गई। हाँ, इनको कौन बताएगा कि सुबह जल्दी क्यों उठें। अगर सुबह जल्दी उठ के आप 1 लोटा पानी का सूरज को डाल दें और सूरज की किरण उस पानी की धार में से आपके ऊपर गिर जाए, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आपका मेमोरी लेवल हाई हो जाएगा। ये फ़र्क है पंच तत्व से जुड़ने का। जिस मेमोरी लेवल के लिए इतना परेशान हो आप, वो ऐसे ही आपका हाई हो जाएगा। है उसका रिजल्ट है। सेहत पे ध्यान देना आप, ये लौट के नहीं आने वाली है, बीमारी ऐसी है। तो इस कैंपस में कुसंग मत करना। कुसंग की कीमत आज नहीं, शरीर बाद में चुकाएगा। आपके साथ अगर कोई गलत लोग उठने बैठने वाले मित्र बन गए, भाई मित्र एक आवरण, एक खोल है, इसमें कोई भी घुस जाता है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और ये तो उम्र ही यारी दोस्ती की, इसमें तो दोस्त भगवान दिखता है। माँ बाप से पहले तो दोस्त हैं। हाँ, ये उम्र ऐसी भैया, टच मी नॉट उम्र है। हम भी कभी इस उम्र से गुजरे। यार दोस्त तो ऐसे लगते हैं कि दूर से 1 किलोमीटर से खुशबू आने लगती कईयों को। अपना दोस्त, अपनी सहेली। लेकिन कुसंग मत करना, और ख़ासतौर पे नशा मत करना। ये जो सीनियर नशेड़ी होते हैं ना, ये जूनियर को बड़े ढंग से बिगाड़ते हैं। अब पीले पीले पीले, वो बोलता है ना 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 ना, अरे पीले पीले ना ना, गड़बड़ हो जाएगी। अरे हम बैठे, अरे तुम क्या बैठे, वो भी लेट जाएगा, तुम भी लेट जाओगे, तुम क्या बैठे। ऐसा रास्ता लगाते हैं, 2 घूंट चख ले, 2 घूंट चख ले, 2 कस लगा, क्या बोलते, कस बोलते ना आप लोग। हाँ, ये कभी मत करना, कभी मत करना, क्योंकि इसकी कीमत आपका शरीर आपसे वसूलेगा और एक दिन आप पछताएंगे। और मैंने फिर आपसे कहा, इस पंक्ति को तो मित्रों दिमाग में फिट कर लेना कि ना आप लड़का है, ना लड़की, ना बेटा, ना बेटी, आप सिर्फ सपना है अपने माँ बाप का। और नशा, कुसंग आपके माँ बाप के सपनों को तोड़ देगा। इससे बचना। इस समय आपका धर्म पढ़ लिख कर सफल होना है। तो पंच तत्व से अपना तालमेल बना के रखिएगा। तो मैं तो चूंकि हनुमान जी का भक्त हूँ, तो आप ऑनलाइन कभी यूट्यूब पे, गूगल में जाइए, हमारा नाम पंडित विजय शंकर मेहता है, और मेडिटेशन विद पंडित विजय शंकर मेहता भी डालेंगे तो आपको हनुमान चालीसा का एक छोटा सा मेडिटेशन, बहुत बड़ा नहीं, 6 मिनट का है, उसमें सुबह उठना कैसे, रात को सोना कैसे, ऐसा हमने बताया है। और हमें मालूम है, आप कहोगे कि पंडित जी पहले ही मरे जा रहे हैं, टाइम तो है नहीं, और आप एक और नया मेडिटेशन ले आए। मैं आपसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूँगा। आप जब सुबह उठते हैं, मेरी तरफ से जब उठते हैं तब करना, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और जब भी सोते हैं तब करना, आपको फ़र्क लगेगा। आपको हनुमान चालीसा से किया हुआ मेडिटेशन 7 फायदे पहुंचाएगा। जरा ध्यान से सुनना आप, 7 फायदे पहुंचाएगा। पहला, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेडिटेशन करने से, क्योंकि थॉटलेस ब्रीदिंग हुई और आपकी ब्रीदिंग के साथ कोई मंत्र जुड़ा, तो वो सारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे जिनके कारण आप डिस्टर्ब हैं। तो पहला फायदा आपको होगा लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़ने बैठो दिल नहीं लगता, एकाग्रता की कमी, किताब खोलो यार दोस्त के मुखड़े दिखते हैं। अच्छा, इस उम्र में ऐसी ऊट पटांग प्रॉब्लम आती कि देखो हम तो इतना घूमते हैं, आप जैसे बच्चे। एक बार आप जैसा एक युवक मेरे पास आया कि गुरुजी मैंने आपको सुना है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। तो मुझे लगा भाई इस उम्र में और क्या प्रॉब्लम होगी, पढ़ाई का ही दबाव होगा। तो मैंने उससे पूछा तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो उसने कहा आप किसी से कहोगे तो नहीं। हाँ, मैं अगर नहीं कहेंगे तो उसकी प्रॉब्लम सुनो आप। उसने प्रॉब्लम बताई कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात नहीं करती। अब मैं सोचने लगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या बताऊं मैं। तो मैंने कहा इसमें तेरी क्या प्रॉब्लम है, नहीं करती तो नहीं करती, है तो उसकी इच्छा है।
बोले नहीं नहीं गुरुजी ये प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम तो अब बता रहा हूं। मैं कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले वो मेरे से बात नहीं करती, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरे से बात करती है। अब जिंदगी की ये वाली प्रॉब्लम यदि इस समय खड़ी हो गई तो आपकी जिंदगी लेट गई, खत्म हो गई। आप समझो कि इस समय आपकी लाइफ की एक ही प्रॉब्लम होना चाहिए कि मैं किसी से पीछे क्यों हूं, मेरे अंदर वो सब कुछ योग्यता है तो आगे बढ़ना है। तो आप समझो बेटा इस उम्र में पंच तत्व से जुड़ के मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है और आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। तो मैं अपनी बात खत्म करूं, आपको 7 बातें बताना चाहूँगा मैं। पहला, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा, आपका मेमोरी लेवल हाई हो जाएगा। अब देखना, आप एक बार कोई बात, मैं 65 साल का हूँ बच्चों, मैं 130 विषयों पर बोलता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता मेरे साथ कि मैं एक विषय में दूसरा डाल दूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा से ध्यान करता हूँ। मैं करता हूँ और मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, मिलेगा आपको, करिए आप। हम तो अपना उदाहरण दे रहे हैं, हमसे भी बड़े बड़े योग्य हैं, पर मुझे बहुत फायदा हुआ तो आपको भी होगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका मेमोरी लेवल हाई होगा। तीसरी बात, आप एग्जाम पास करने की टेक्निक सीख जाएंगे। टेक्निक बहुत जल्दी पकड़ में आती है जब आपका माइंड कंट्रोल में होता है। चौथी बात, आप विजनरी होंगे। याद रखना, आप, ये बहुत दूरदर्शिता का समय है। इतना तेजी से वक्त दुनिया में कभी नहीं बदला जितना अभी बदल रहा है। आज सुबह जो सब्जेक्ट आपने लिया होगा शाम को बेकार हो जाएगा। 5-10 साल बाद तो पता ही नहीं लगेगा क्या पढ़े थे और क्या कर रहे हो। 20 साल आगे पर नजर रखना आप। 20 साल बाद की दुनिया आज पढ़ी लिखी काम नहीं आएगी, प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। ये जो है ये तो डिग्री है, ये तो गेट है, ये तो रास्ता है, ये तो छलांग लगाने की जगह है। आपको 20 साल बाद की दुनिया पर नजर रखना, उसको विजनरी कहते हैं। चौथी बात। पांचवी बात, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके भीतर आएगी। आप योग्य होंगे लेकिन परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। हमने देखा है पढ़े लिखे लोग निष्ठुर हो जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं। परिवार से दूर नहीं होना। छठवीं बात, पेशेंस क्या होता है, मेडिटेशन से मिलेगा। और सातवीं बात, कैरेक्टर क्या होता है, चरित्र क्या होता है। बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज की उम्र में चरित्र लास्ट प्रायोरिटी दिखती है, लोग चरित्र का मतलब ही नहीं समझते हैं, पर मैं अनुरोध करूंगा, ये देश अपने चरित्र के लिए जाना जाता है। आप मेडिटेशन करिए, आप अपने कैरेक्टर को जानेंगे। क्या आज क्या चरित्र बताइए समाज का। विचार करना, बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने लिखा है कि बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ, और गोरी का झुमका क्या गिरा, सारा बाजार घुटने पे आ गया। आपको ऐसे चरित्र के साथ अपने जीवन की यात्रा पूरी नहीं करना है तो आप अपने पंच तत्व के माध्यम से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रखिए। मेरा समय पूरा होता है, 1 मिनट बचा है मेरे पास, तो मैं आपको एक घटना सुना के विदा करूंगा। स्वास्थ्य को समझ के बचाना। अभी ये शरीर छोटा है ना, जवान है तो अभी सह लेगा, लेकिन मैंने कहा ना कीमत वसूलेगा। तो देखो आप, लोगों ने अपने शरीर के साथ, स्वास्थ्य के साथ कैसा दुरुपयोग किया। आपको एक छोटी सी बात सुना के अपनी बात पूरी करूंगा। एक राजनेता थे, लंबे समय राजनेता रहे तो मिनिस्टर हो गए। अच्छा, मिनिस्टर हो गए तो खा पी के मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए कि एक आदमी में 4 आ जाए। मोटे हो गए तो बीमार हो गए, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा आप मर जाओगे पक्का, ये वेट फेट कम करो। तो मंत्री जी ने कहा कैसे करें? बोले एक ही काम, मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। अच्छा, मंत्री जी ने मॉर्निंग देखी नहीं थी, 9 बजे उठते थे सो के, तो उन्होंने एक ऑर्डरली रख लिया, एक चपरासी, और उस चपरासी से कहा कि तेरी ड्यूटी है कि सुबह मुझे 6 बजे उठाना, घूमने जाना, और नहीं उठाया तो तेरी नौकरी ले लूँगा। अगले दिन मंत्री जी की नींद खुली तो 9 बज रहे। उन्होंने चपरासी को बुला के डांटा कि जब तेरी ड्यूटी थी कि मुझे 6 बजे उठाना, मुझे घूमने जाना है, मैं मर जाऊंगा, तूने उठाया क्यों नहीं? तो उस चपरासी ने कहा हुजूर मैंने आपको उठाया था। अरे झूठ बोलता है,
9 बजे मैंने तेरे को बुलाया, कहाँ से उठाया? मुझे घूमने जाना था। चपरासी ने बोला हुजूर मैंने आपको उठाया था 6 बजे और आप घूम के भी आ गए। अब तो मंत्री जी को और गुस्सा आई, झूठ बोलता है, कहता है घूम के आ गया, कहाँ से घूम के आ गया? तब उस चपरासी ने कहा हुजूर मैंने आपको 6 बजे उठाया, हुजूर इतने मोटे थे तो आप एक करवट से मुड़े और दूसरी करवट पे लेट गए, तो मैंने सोचा बड़ा आदमी इससे ज्यादा क्या घूमता होगा, तो घूम लिया होगा। आपको ऐसा बड़ा आदमी नहीं बनना है, आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनना है जो गलत हो, शॉर्टकट हो, अनुचित हो, अप्रिय हो और असंवैधानिक हो। आपको अपने परिश्रम से आगे बढ़ना है। तो इस 1 2 के 5 फॉर्मूले को याद रखिए। 1 में गुरु, 2 में माता पिता, 3 में शरीर मन आत्मा, 4 में धर्म अर्थ काम मोक्ष और 5 में पंच तत्व। मैं आकाश इंस्टीट्यूट के प्रत्येक पदाधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर पे हमारे किशन पाठक जी का, जिनके माध्यम से मैं आप तक पहुँचा हूँ। आप मुझे रेडियो पे सुन सकते हैं, टीवी पे सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुन सकते हैं। दैनिक भास्कर में एक कॉलम आता है, वो पढ़ के मुझे सुन सकते हैं। पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में यश, मंगल और कीर्ति हो। और मुझे कहा गया है कि आप में से अगर कुछ लोग हनुमान चालीसा जानते हो तो आइए मेरे साथ हनुमान चालीसा का एक बार सामूहिक गान करेंगे। अगर कमर सीधी कर लें, बैठिए, बैठ के ही करेंगे अपन, बैठ जाइए, कमर सीधी कर लेंगे, आंखें बंद कर लीजिएगा, कमर सीधी, आंखें बंद, बहुत सुंदर, रोम रोम प्रसन्नता से भर जाएं। हनुमान चालीसा साधारण पंक्तियां नहीं है, हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। आइए, बच्चों, एक बार गुरुजी को हमने एज ए टीचर सुना था और उसी दिन मुझे लगा था कि गुरुजी को केवल टीचर्स को ही नहीं सुनना चाहिए,
बच्चे सुने तो और ज़्यादा फायदा होगा। तो मैंने कम से कम 5-6 साल हो गए इस बात को, तभी मेरे दिमाग में आया था कि अगर डायरेक्ट बच्चों को सुनवाया जाए तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कई बार हम ना पूरा पूरा 1 घंटे का लेक्चर सुनते हैं और उसमें से बच्चों तक आते आते वो आधे घंटे का बचता है और उसमें फैब्रिकेशन भी हो जाता है। तो गुरुजी का हार्दिक आभार कि उन्होंने समय निकाला हमारे बच्चों के लिए। और ये एक ऐसा विषय है जिस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। पेरेंट्स अपने बच्चे में सारी अच्छाई देखना चाहते हैं, सारे सुपर हीरो चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे में आ जाएं। एक पेरेंट के सामने एक बच्चा होता है और जब ये जिम्मेदारी एक संस्थान के पास आती है, टीचर्स के पास आती है, तो असीमित जिम्मेदारियां आती हैं। हर माँ बाप के सपने को वहीं तक ले जाके पूरी कोशिश करके पूरा करना, इसमें जितना काम किया जाए उतना कम है। गुरुदेव का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने लगभग हर पहलू को छुआ। और बच्चों से भी निवेदन है कि जितने भी पॉइंट्स गुरुजी ने बताए हैं वो पॉइंट्स ना सिर्फ सुने बल्कि इंप्लीमेंट करें उसे। क्योंकि मैं प्योर स्पिरिचुअल फंक्शन नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें बोर होते ही है। और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ स्पिरिचुअलिज्म को मिक्स करके जब बातें कन्वे होती हैं तो बच्चों को दो तरफा प्रॉफिट होता है। क्योंकि साइंस की टर्मिनोलॉजी और आम बोलचाल की भाषा इनको ज्यादा अपीलिंग लगती है, ज्यादा समझ आता है इनको। और गुरुजी ही वो परफेक्ट शख्सियत हैं। गुरुजी एक बहुत प्रतिष्ठित पेपर के एडिटर रह चुके हैं। ये बच्चे भी बड़ा आश्चर्य इनको होगा कि इन वस्त्रों के साथ इस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आखिर कैसे है, ये इन लोगों को पहले नहीं पता होगा। हम सबको तो खैर पहले से ही पता था। तो गुरुजी एक बहुत बड़े पेपर के एडिटर भी रह चुके हैं। तो एजुकेशन का कोई यूज नहीं है अगर बताई गई बातों को अमल में ना लाया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है जितना कीमती समय गुरुजी ने निकाला और हर पहलू को छुआ, वो चीजें आपके दिल तक गई होंगी। इन बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बिना इंप्लीमेंटेशन के एजुकेशन का कोई यूज नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।